जय हिंद। आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं क्लास 12th यूपी बोर्ड का बायोलॉजी का पहला चैप्टर जो है जीवों में जनन अर्थात रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म अर्थात जनन किसे कहते हैं, रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट है उसका क्या करें उसी तरह दूसरा प्रोडक्ट बना दीजिए तो उसी को कहते हैं रिप्रोडक्ट। उसी तरह रिप्रोडक्शन है अर्थात जनन होते हैं। तो सभी जीव क्या करते हैं, जनन करते हैं। और जनन क्यों करते हैं, तो अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए। अगर जीव जनन नहीं करेंगे तो एक दिन उनका अस्तित्व क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। तो इसमें जो पहला हेडिंग आता है प्रजनन अर्थात रिप्रोडक्शन अर्थात प्रजनन किसे कहते हैं अर्थात जनन किसे कहते हैं। तो सभी जीव क्या करते हैं, अपने समान नए जीव का क्या करते हैं, नए जीव को जन्म देते हैं अर्थात वह क्रिया जिसके द्वारा जीव अपने समान नए जीव को जन्म देते हैं तथा अपनी प्रजाति की नियंत्रणता को क्या करते हैं, बनाए रखते हैं। अर्थात अपनी जाति का जो है नियंत्रणता यानी नियंत्रण उसको क्या करते हैं, बनाए रखते हैं। यहाँ पर होगा प्रजाति की नियंत्रणता को बनाए रखते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रजनन करते हैं। अर्थात कोई भी जीव है वो क्या करता है, अपनी जाति को बनाए रखने के लिए अर्थात अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए क्या करेंगे, जनन करते हैं। और जनन करेंगे तो क्या होंगे, नए जीव का क्या होगा, निर्माण होगा। अर्थात नए जीव को क्या करते हैं, जन्म देते हैं। उसी को क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। जैसे मानकर चलिए एक हाथी है तो हाथी भी क्या करता है, जनन ही करता है अर्थात अपने समान। हाथी है तो हाथी का बच्चा क्या होगा, हाथी होगा। अर्थात हाथी का जो बच्चा होगा तो वो भी क्या है, एक तरह से जनन ही है अर्थात नए जीव का क्या किया है, निर्माण किया है। इसी तरह मानव है तो मानव भी क्या करता है, अपने समान नए जीव का क्या करता है, निर्माण करता है। अपने समान नए जीव को क्या करते हैं, सब जन्म देते हैं। अर्थात मानव का बच्चा होगा तो मानव होगा, घोड़ा का बच्चा होगा तो घोड़ा होगा। उसी तरह पक्षी होते हैं तो पक्षी भी क्या करते हैं, जनन करते हैं। अर्थात इस सृष्टि में जितने भी जीव हैं सब क्या करते हैं, जनन करते हैं। और जनन इसलिए करते हैं क्योंकि अपनी प्रजाति को क्या करना है, उसको बचाए रखना है। अपनी जाति को निरंतरता को क्या करना है, बनाए रखना है। इसीलिए हर एक जीव क्या करते हैं, इस सृष्टि में जितने भी जीव हैं सब जीव क्या करते हैं, जनन करते हैं। तो उसकी यानी इसमें जो प्रजनन की जो परिभाषा है कि वह क्रिया जिसके द्वारा जीव अपने समान अर्थात वह क्रिया जिसके द्वारा जीव अपने समान नए जीव को जन्म देते हैं तथा अपनी प्रजाति की नियंत्रणता को बनाए रखते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। और इसमें जो है आता है कि प्रजाति की नियंत्रणता हेतु प्रजनन के क्या लाभ हो सकते हैं, अर्थात इसके लाभ भी होंगे। ऐसा तो नहीं है कि अगर ये जो जीव होते हैं उसके नियंत्रणता के लाभ बहुत हैं। तो आइए देखते हैं कि प्रजनन क्रिया में प्रजनन इकाइयों जैसे प्रजनन क्रिया में जो प्रजनन इकाई होती है और वो प्रजनन इकाई जो है वो क्या है, युग्मक। युग्मक से नए जीवों या नई पीढ़ी का क्या होता है, जन्म होता है। युग्मक है अर्थात मानव में है या चाहे लैंगिक जनन में जो होते हैं उसमें दो युग्मक होते हैं, एक नर युग्मक होता है और एक मादा युग्मक। अर्थात जो प्रजनन क्रिया में प्रजनन इकाइयां जो होती हैं वह होती है युग्मक। और युग्मक से नए जीवों का क्या होता है, निर्माण होता है या फिर नई पीढ़ी का क्या होता है, जन्म होता है। इसी तरह दूसरा है, इस क्रिया में प्रजनन इकाइयां बनती हैं अर्थात जनन के दौरान ही तो युग्मक बनेंगे। जनन जैसे युग्मक है तो युग्मक से ही क्या होंगे, नए जीव बनते हैं। तो युग्मक कब बनेंगे, तो जनन के समय ही। अर्थात इस क्रिया में प्रजनन इकाइयां बनती है अर्थात क्या बनते हैं, युग्मक बनते हैं। इस प्रक्रिया के कारण जीवों की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। ये भी बहुत ही ज़्यादा ये है कि इसकी तो एकदम कहा जाए तो ये थोड़ा सा ज़्यादा विशेष वाली बात है, क्योंकि प्रजनन क्रिया में क्या होती है कि इनकी जो जीवों की जो संख्या होती है वो क्या होती है, बढ़ती रहती है। अगर जनन होता रहेगा तो क्या होंगे, उनकी संख्या तो बढ़ती रहेगी। जैसे एक घर में अकेला बाप है लेकिन उसके क्या होंगे, 4 बेटे हो जाएंगे तो उनकी संख्या बढ़ी कि नहीं बढ़ी। उस चारों के 4 बच्चे होंगे तो कितने हो जाएंगे, 16। जबकि बाप एक ही था लेकिन उसके क्या होंगे, उसके लड़के 4, उनके भी 4 लड़के तो 16 हो गए। इसके बाद क्या हो गया, उनकी जनन बढ़ती जाएगी और एक दिन क्या होगा, एक
बड़ी संख्या में क्या होगी, उनकी वृद्धि हो जाएगी। अर्थात सभी जीव अगर जनन करते हैं तो जनन इसलिए करते हैं कि अपना अस्तित्व बनाए रखें और जिसके द्वारा उनकी संख्याओं में क्या हो, वृद्धि हो, तो ये भी होती है। और इस प्रक्रिया के दौरान डीएनए का क्या होता है, द्विगुणन होता है। अर्थात जो डीएनए होते हैं वो क्या होते हैं, उनका द्विगुणन होता है तथा आनुवंशिक गुण पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती है, स्थानांतरित होती रहती है। अर्थात जो आनुवंशिक गुण है, जैसे मानव है तो मानव क्या करता है, अपने पैरों पर चलता है। ये तो नहीं है ना कि चारों हाथ पर और पैर को नीचे रखकर चलता है, तो उसके गुण क्यों होते हैं, उसके बच्चे में भी आ जाते हैं कि वो भी जब पैदा होगा चलना सीखेगा तो वो भी क्या करेगा, पैरों से चलने लगेगा। उसी तरह घोड़ा है, गाय है, भैंस है, तो उनके क्या है, 4 पैर हैं, तो चारों पैरों से क्या होते हैं, चलना शुरू कर देते हैं। अर्थात कुछ न कुछ जो उनमें गुण हैं तो अपने जनक से ही क्या करते हैं, वो प्राप्त करते हैं। अर्थात उनके जनक जो होते हैं जिस जैसे वो रहते हैं उसी तरह उनकी आने वाली पीढ़ी में भी क्या होती है, वही गुण स्थानांतरित हो जाती है। अर्थात जैसे पक्षी है तो पक्षी के जो बच्चे होते हैं वो भी क्या होते हैं, जो ही बड़े होते हैं तो उड़ना भी सीख जाते हैं। तो कोई कैसे पता चला, तो वो आनुवंशिक गुण उसमें है, क्योंकि उसके जो जनक हैं वो भी क्या हैं, उड़ते हैं। तो वो भी क्या है, जैसे बंदर है, देखिए एक छलांग इधर एक छलांग उधर लगाता रहता है, तो उसके भी क्या है, आनुवंशिक ही गुण है, क्योंकि बंदरों का नेचर ही है कि एक डाल से घूमेंगे दूसरे डाल पर क्या करेंगे, कूद जाते हैं, उनका काम जो होता है। उसी तरह उनकी जो गुण होते हैं उनकी आने वाली पीढ़ी में भी क्या होती है, आनुवंशिक गुण स्थानांतरित हो जाती हैं। अर्थात ये जो थे प्रजनन और प्रजाति की निरंतर हेतु प्रजनन के लाभ। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इसके आगे बताते हैं। अब देखते हैं प्रजनन के लाभ अर्थात एडवांटेज ऑफ रिप्रोडक्शन। तो प्रजनन के कई लाभ होते हैं, जैसे प्रजाति की निरंतरता, अर्थात प्रजनन के कारण ही सभी जीवों की क्या होती है, निरंतरता बनी रहती है। अर्थात वो निरंतर क्या होते हैं, उनकी संख्याओं में वृद्धि होती रहती है। अर्थात प्रजनन के कारण ही प्रजातियों की निरंतरता बनी रहती है और ये क्या होते हैं, विलुप्त होने से बचे रहते हैं। अर्थात प्रजनन के कारण ही जो प्रजाति होती हैं वो विलुप्त होने से क्या होती हैं, बची रहती हैं। नहीं तो क्या होंगे, उनका एक दिन वो क्या होंगे, अगर प्रजनन ही नहीं होगा, वो जन्म ही नहीं लेंगे नए, तो मरना तो एक दिन सबको है। अर्थात कोई तो यहाँ पर अमर होकर तो आया नहीं है, किसी सभी जीव जो इस पृथ्वी पर जन्म लिए हैं उनका मरना तय है। तो उसी तरह अगर ये जन्म करते रहेंगे, अर्थात नए पीढ़ी को क्या करेंगे, जन्म देते रहेंगे, तो इनकी निरंतरता क्या होगी, बनी रहेगी। अर्थात ये वृद्धि करते रहेंगे। नहीं तो आज देखिए कई प्रजातियां हैं जो विलुप्त होने के कगार पर एकदम है, एकदम उनकी जो प्रजाति है संकटग्रस्त एकदम आ गई हैं। जैसे बंगाल टाइगर को ले लीजिए, जो क्या है एकदम आज विलुप्त होने के कगार पर है। उसी तरह गिद्ध है, वो भी क्या है, विलुप्त होने के कगार पर है। तो ये सब जीव जो हैं क्या होते हैं, प्रजनन के कारण ही उनका क्या होगा, उनको विलुप्त होने से बचाया जा सकता है। इसीलिए उनको क्या किया गया है, उनको सुरक्षा प्रदान किया जा रहा है, जिसकी वजह से उनकी प्रजातियां क्या हो, बनी रहे। जीवों के अस्तित्व को बनाए रखना, दूसरा नंबर है जीवों के अस्तित्व को बनाए रखना। अर्थात प्रजनन के कारण ही पृथ्वी पर जीवों एवं जीवन का क्या है, अस्तित्व संभव है। अर्थात जितने भी जीव अगर आएंगे तो उनका क्या होगा, इस पृथ्वी पर उनका अस्तित्व कैसे संभव होगा, तो प्रजनन के कारण ही। अर्थात प्रजनन के कारण पृथ्वी पर जीवन एवं जीवन का क्या होता है, अस्तित्व संभव है। इसी तरह तीसरा आता है विभिन्नताओं का स्थानांतरण। अर्थात प्रजनन के कारण ही विभिन्नताओं एवं जीवों के लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या होते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। अर्थात हर एक जीव की जो होती है ना, विभिन्नताएं होती रहती हैं। जैसे जो ठंडी प्रदेश में जीव रहने वाले हैं वो अपने आप को क्या करते हैं, एडजस्ट कर रहते हैं। उसी तरह गर्म प्रदेश वाले वो भी क्या करते हैं, गर्म मौसम में भी रह लेते हैं। उसी तरह जितने भी जीव हैं जो आए हैं उनके लक्षण क्या होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होती हैं, स्थानांतरित होती रहती हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि जैसे अभी बताए थे कि बंदर का जो नेचर होता है उसकी आने वाली पीढ़ी में भी उसी का नेचर आता है। अर्थात उसकी जो प्रकृति है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होती है, स्थानांतरित होती रहती है। अर्थात उनका काम है उछलना, पेड़ों पर तोड़ना। तो ये सब क्या करते हैं,
उनकी पीढ़ी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या होती हैं, स्थानांतरित होती रहती हैं। अर्थात ये थे प्रजनन के लाभ में। पहला नंबर था प्रजाति की निरंतरता, दूसरा था जीवों के अस्तित्व को बनाए रखना, तीसरा नंबर था विभिन्नताओं का स्थानांतरण। अब इसके जो है प्रजनन की कितनी विधियां होती हैं, हम उसको क्या करते हैं अभी बताते हैं, तब तक इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए अब देखते हैं प्रजनन की विधियां। प्रजनन की सामान्यतः दो विधियां होती हैं, एक होती है अलैंगिक विधि तो दूसरा होता है लैंगिक विधि। अर्थात अलैंगिक विधि किसे कहेंगे, तो अलैंगिक विधि में सिर्फ एक लोगों की भागीदारी होती है, अर्थात एक ही जनक होते हैं। जबकि लैंगिक में क्या होते हैं, दो लोगों की भागीदारी होती है, जिसमें नर होते हैं और मादा होते हैं। अर्थात इसमें जो होते क्या हैं, मेल और फीमेल क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जबकि अलैंगिक में क्या होते हैं, जनक सिर्फ एक ही होते हैं। अर्थात प्रजनन की दो विधियां हुई, जिसमें अलैंगिक प्रजनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक प्रजनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अर्थात अलैंगिक क्या बोले हैं कि एक होते हैं जनक, जबकि लैंगिक में क्या होते हैं, दो होते हैं। अर्थात एक मेल होता है तो दूसरा फीमेल होता है, अर्थात एक नर युग्मक होते हैं तो दूसरा मादा युग्मक। तो आइए देखते हैं अलैंगिक प्रजनन। तो अलैंगिक प्रजनन में लिंगों का कोई भेद नहीं होता है, अर्थात इनमें लिंगों का कोई भेद नहीं होगा और इसमें सिर्फ एक जनक की आवश्यकता होती है। अर्थात अभी बताए हैं कि इसमें सिर्फ एक लोगों की जरूरत होती है, एक ही से क्या होते हैं, एक ही जनक होते हैं और उससे क्या होते हैं, नए जीव की उत्पत्ति कर देते हैं। तो क्या होते हैं, इस जनन में उत्पन्न जो संतान होती है वो क्या होते हैं, अपने जनक के समान होते हैं। अर्थात अलैंगिक जनन की कई विधियां हैं, तो उनको भी देख लेंगे कि कौन कौन सी विधियां हैं। जैसे कहा जाए कि एक पौधा है, जैसे गुलाब का पौधा है, तो उसको क्या किया जाता है, कलम विधि से अलग करके उसका एक नया पौधा बनाया जा सकता है। तो वो सब क्या है, अलैंगिक के अंतर्गत आते हैं। अर्थात प्रत्येक जीव जो होते हैं, जो जीव हैं अलैंगिक में, वो क्या होते हैं, अपने जनक के समान ही होते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई जनक है, ये कोई जनक हो गए, मान लेते हैं ये, तो इनसे जो बनेगा संतति, तो क्या उत्पन्न होंगे, संतान। वो संतान किससे होंगे, अपने जनक के समान पाए जाते हैं। अर्थात जो जनक है, वो जो संतान है किसकी तरह होगा, अपने जनक के समान होता है। अक्सर देखा जाता है अलैंगिक में, पेड़ पौधों में ही अक्सर बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि इनमें क्या होते हैं, अलैंगिक जनन होते हैं, क्योंकि उनमें क्या होते हैं, लिंगों का कोई भेद नहीं होता है लेकिन कुछ में होते हैं, कुछ में नहीं होते हैं। तो उनमें अक्सर देखा जाता है, पेड़ पौधों में अलैंगिक जनन अक्सर पाए जाते हैं। तो वो जो होते हैं, देखिएगा पेड़ पौधों में, तो वो जो होते हैं अपने जनक के समान ही होते हैं। तो ये क्या थे, अलैंगिक जनन। अब अलैंगिक जनन की कितनी विधियां होती हैं, हम उसको क्या करते हैं, आगे लेकर आते हैं। तो आइए अब देखते हैं अलैंगिक प्रजनन की विधियां। अर्थात अलैंगिक प्रजनन की कई विधियां हैं, जिसमें पहला नंबर है द्विविभाजन या विखंडन द्वारा। अर्थात द्विविभाजन या विखंडन द्वारा क्या होते हैं, यानी बाई फिजन और बाइनरी फिजन। अर्थात इसमें क्या होते हैं, नामे से पता चल रहा है कि द्विविभाजन यानी दो भागों में बट जाना है। इसमें जो जनक होते हैं क्या करते हैं, बीच से सिकुड़ कर दो भागों में बट जाते हैं, जिससे क्या होती है, नई संतति का निर्माण हो जाता है। अर्थात जब एक जनक बीच में सिकुड़ कर दो भागों में बट जाते हैं, अर्थात दो संतान उत्पन्न करता है, तो उसी को क्या कहते हैं, द्विविभाजन या विखंडन, यानी भागों में बट जाना। अर्थात इसके जो होंगे, देखते हैं फिगर के द्वारा इसके जो एग्जाम्पल होंगे, इसके एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं अमीबा को। अमीबा क्या करता है, बीच से सिकुड़ कर दो भागों में क्या होते हैं, बट जाते हैं। जैसे देखते हैं, अमीबा का तो कोई स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होता है। ये है अमीबा की जो फिगर है,
और इससे क्या होंगे, ये दो भागों में बट जाएंगे। अर्थात इससे जो संतति बनी है ये दो संततियों में क्या होते हैं, बट जाते हैं। ये जनरली जो है फिगर बना है कि ये क्या है, इसको मान लेते हैं ये क्या है, जनक है। ये हो गए जनक। ये क्या किए हैं, आगे बढ़ते बढ़ते क्या होंगे, बीच से सिकुड़ना शुरू किए। अब बीच से जब सिकुड़ा तो ये क्या हो गया, दो भागों में बढ़ गए, अर्थात दो संतानों में क्या हो गए, इनसे जो हो गए दो संतान उत्पन्न हो गए। अर्थात इनको क्या बोल सकते हैं, संतति बोला जा सकता है। अर्थात ये जो है जनक, ये बीच से क्या हुए, सिकुड़ गए और सिकुड़ कर दो भागों में बट गए। अर्थात दो भागों में बटना ही क्या कहलाता है, द्विविभाजन। अर्थात ये दो भागों में बट गए। अर्थात अलैंगिक प्रजनन की विधि में पहला जो विधि था विखंडन या द्विविभाजन, ये थे। अब आइए दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर जो है वो है मुकुलन अर्थात बॉडिंग। मुकुलन क्या होता है, अर्थात मुकुल क्या होते हैं। तो जैसे क्या होते हैं, जनक के यानी जो जीव होते हैं उनके जनक के शरीर पर कहीं से क्या होगा, एक उभार आ जाता है। उभार का मतलब कहीं से एक जो होता है अंग निकल आता है, उसी को क्या कहते हैं, कलिका कहते हैं। और बाद में ये धीरे धीरे विकसित होकर क्या कर लेता है, एक पूरी तरह से एक जीव को विकसित कर लेता है। और वो क्या करेगा, जनक से अलग होकर एक नया जीव बना लेता है। अर्थात जनक के शरीर में पहले से क्या होता है, एक उभार बना रहेगा और क्या होंगे, और यही उभार को हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर, कलिका, यानी कली के समान वो क्या होगा, निकला होगा। यह विकसित होकर क्या करेगा, एक जीव बना देता है। इसके बाद यह जनक से अलग होकर क्या कर लेता है, एक नया जीव बना लेता है। अर्थात मुकुलन उसी को कहते हैं जो जनक के शरीर में पहले से एक उभार है तो जिसको क्या कहेंगे, कलिका कहेंगे। और ये क्या होंगे, अलग हो जाते हैं जनक से। जैसे इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं अलग से। इसके जो एग्जाम्पल है, इसके एग्जाम्पल सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है हाइड्रा। हाइड्रा का जो पौधा होता है वो मुकुलम के कारण ही क्या करते हैं, वो अपने संतति यानी अपने जो जीव को यानी जो जीवन को क्या करते हैं, निरंतर बनाते रहते हैं। अर्थात ये लगातार बढ़ते रहते हैं। जैसे देख लेते हैं, ये मुकुलन का मान लेते हैं, ये मुकुल, यहां से कोई एक अंग निकला रहेगा, ये मान लेते हैं, ये इसका मान लेते हैं क्या है, मुख है। ये इसकी क्या कहलाएगी, कलिका। कलिका अर्थात ये क्या कह सकते हैं, इसको एक तरह से मुकुल। और ये जो है क्या कहलाएंगे, हाइड्रा में ये जो है, अर्थात इसको कह सकते हैं हाइड्रा में मुकुलन। देखिए क्या है, हाइड्रा का पौधा है, ये क्या करेगा, धीरे धीरे इसकी जो एक उभार निकला रहता है और यही उभार क्या करेगा, धीरे धीरे विकसित होकर एक नया जीव बना लेगा। अर्थात यहीं से क्या करेंगे, ऐसे निकल जाते हैं, एक नए जीव का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। फिर इसमें भी क्या होंगे, यही कहीं से निकल आएंगे एक छोटा सा, तो जिसकी वजह से ये क्या होंगे, इनकी जो जीवन की जो निरंतरता है इसी तरह बनती रहती है। अर्थात इसमें जनक कितने हैं, एक ही है, एक से क्या बने, दो। अब यहाँ से फिर एक जनक हुआ, फिर इसके भी एक अलग से जीव बनेंगे। अर्थात इनकी निरंतरता क्या होगी, लगातार चलती रहती है। ये क्या थे, मुकुलन। आइए अब अगला नंबर देखते हैं। तो अगला नंबर जो है वो है खंडी भवन अर्थात फ्रेगमेंटेशन। अर्थात खंडी भवन क्या होते हैं, नामे से पता चल रहा है कि प्रत्येक भागों का क्या होना, अलग अलग हो जाना, अर्थात टूट जाना। खंडी भवन का अर्थ है कि खंडों में टूट जाना, और प्रत्येक खंड से क्या होंगे, एक नए जीव का निर्माण होता है। देखिए खंडी भवन का अर्थ है खंडों में टूट जाना, अर्थात प्रत्येक खंड से एक नया जीव का उत्पन्न होना। एक नए जीव का उत्पन्न होना ही क्या कहलाता है, खंडी भवन कहलाता है। अर्थात एक नया जीव का उत्पन्न होना ही खंडी भवन कहलाता है। इसके जो एग्जाम्पल हैं
एग्जाम्पल होंगे स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा इसके सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है वो है स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा के जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो उनके जितने भी पार्ट होती हैं अलग अलग खंडों में बंटकर एक नए जीव का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। जैसे इसके जो देख लेते हैं स्पाइरोगायरा के, मान लेते हैं कि ये कोई स्पाइरोगायरा है, ये क्या हो गए स्पाइरोगायरा। इनका क्या हो गए, ये अलग अलग भागों में सब क्या हो जाएंगे, बट जाएंगे, सभी तीनों के तीनों। जैसे देख लीजिए ये बट गए अलग से, इसका भी क्या होगा, खंडीभवन हो जाएगा, अर्थात ये भी क्या होगा, टूट जाएगा आपस में। और नीचे वाला भी, ये अब ये क्या करेंगे, ये भी अलग अलग भागों में टूटकर क्या कर लेंगे, एक नए जीव का निर्माण कर लेंगे, अर्थात ऐसे। ये इसका भी टूट सकता है, ये सब क्या होंगे, आपस में टूट जाएंगे और टूट कर क्या करेंगे, एक नए जीव का निर्माण कर लेंगे। अर्थात ये जितने भी हैं सब क्या होंगे, इसी तरह टूट जाएंगे। अर्थात ये क्या है, स्पाइरोगायरा में खंडीभवन, अर्थात सभी खंड क्या होंगे, टूटकर एक अलग अलग क्या होंगे, जीवों का निर्माण कर देते हैं। अर्थात इसको लिख सकते हैं स्पाइरोगायरा में, स्पाइरोगायरा में खंडीभवन, ये हो सकता है। तो ये थे खंडीभवन। आइए अब अगला नंबर देखते हैं। अगला जो नंबर है वो है पुनरुद्ध भवन, अर्थात ये क्या है, चौथा नंबर है। अलैंगिक जनन की विधिया में जो चौथा नंबर है पुनरुद्ध भवन, अर्थात पुनरुद्ध भवन का मतलब रिप्रोडक्शन, जो प्रजनन ही है, अर्थात वह प्रक्रिया जिसमें जीव के जो अंग कट जाते हैं उससे भी क्या होंगे, एक नया जीव उत्पन्न हो जाना ही क्या कहलाता है, पुनरुद्ध भवन। अर्थात जो जीव होते हैं उनके कई अंगों को काट दिया जाए फिर भी वो नए जीव बना सकते हैं, उसी को क्या कहते हैं, पुनरुद्ध भवन। जैसे में एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं अमीबा को, अमीबा का सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका है कि अमीबा का क्या होते हैं, कई भागों में भी क्या होते हैं, एक जनक जो होता है कई भागों में बट जाता है, फिर वो क्या करते हैं, जितने भाग कटे हैं वो वहाँ पर क्या कर लेते हैं, एक अलग जीव बना लेते हैं। इसी तरह आता है प्लेनेरिया, प्लेनेरिया में भी क्या होते हैं, यही होती है कि उनके सभी भागों को काट दिया जाए तब भी वो क्या करते हैं, एक नया जीव उत्पन्न करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में इसके ले सकते हैं हम लोग, एग्जाम्पल में अमीबा, अमीबा को स्पंज हुआ, हाइड्रा हुआ, हाइड्रा, प्लेनेरिया, प्लेनेरिया, अर्थात ये सब क्या है, पुनरुद्ध भवन के एग्जाम्पल है। अर्थात इनके जो अंग अगर अलग अलग कई भागों में भी बट जाएंगे तो एक नए जीव का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं प्लेनेरिया में क्या, इसके जो फिगर के द्वारा, कि फिगर के द्वारा इनको देख लिया जाए प्लेनेरिया का कि कैसे होता है। ये जैसे मान लेते हैं कि प्लेनेरिया है, तो इसके अंगों को क्या किया जाए, काट दिया जाए। तो काटने के बाद जो नए अंग बनेंगे ये इस तरह, इसके जो अंग बन जाएंगे, ये तीन भागों में हम इसको क्या किए हैं, काट दिए हैं। फिर ये क्या करेंगे, फिर ये तीनों जो अंग हैं क्या करेंगे, अलग अलग होकर
नए क्या करेंगे, प्लेनेरिया का निर्माण कर लेंगे। अर्थात ये क्या हो जाएंगे, प्लेनेरिया का निर्माण कर लेंगे फिर से। ये प्लेनेरिया का क्या कर लिए, निर्माण कर लिए। ये इसको हम क्या किए हैं, 3 भागों में काटे थे और तीनों भागों में ये क्या हो गए, फिर से नए जीवों का क्या हो गए, निर्माण कर दिए। अब इन तीनों को भी अगर हम चाहें तो काटें तो ये फिर से क्या होंगे, एक नए जीव का निर्माण कर सकते हैं। तो ये थे क्या, पुनरुद्ध भवन, जिसमें क्या थे, इसके जो थे एग्जाम्पल अमीबा, स्पंज, हाइड्रा, प्लेनेरिया। यहाँ पर हमने क्या किया, प्लेनेरिया में पुनरुद्ध भवन कर का एग्जाम्पल देकर समझा दिए। ये क्या थे, अलैंगिक जनन की विधियां। अब आते हैं कि पौधों में अलैंगिक जनन, तो उसको हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।